हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट 2026 प्रैक्टिस सेट हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों है। जैसे कि दोनों में ही काम करेगा, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी, हिंदी पेडागोजी है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। पहला प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है व्याकरण याद करना, दूसरा है परीक्षा में अंक दिलाना, तीसरा ऑप्शन इसमें है कि संप्रेषण क्षमता का विकास होना, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है केवल लेखन अभ्यास। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या फिर क्या है, इन चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। इसको आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में उत्तर कुंजी दी गई है, उससे आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करने के बाद मिला लीजिएगा किसने कितने प्रश्न हल किए। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रश्न दिया है कि बालक भाषा किस क्रम में सीखता है। बालक भाषा किस क्रम में सीखता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन पहला दिया है दूसरे प्रश्न का पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। दूसरा ऑप्शन है बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, और चौथा ऑप्शन दिया है आज के इस प्रश्न नंबर दूसरे का लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो बालक भाषा विकास किस क्रम में सीखता है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है कि हिंदी शिक्षण में मातृभाषा का महत्व इसलिए है क्योंकि मातृभाषा की बात करी जा रही है। प्रश्न नंबर तीसरे में कि हिंदी शिक्षण में मातृभाषा का महत्व है महत्व है क्योंकि पहला ऑप्शन इसमें दिया है यह कठिन होती है, दूसरा ऑप्शन दिया है यह बालक की स्वाभाविक भाषा है, तीसरा ऑप्शन दिया है यह केवल घर में बोली जाती है, और चौथा ऑप्शन दिया है यह परीक्षा हेतु उपयोगी होती है। तो हिंदी शिक्षण में मातृभाषा का महत्व क्यों है, क्योंकि यह कठिन होता है इसलिए, या फिर यह बालकों की स्वाभाविक भाषा होती है इसलिए। तो सही प्रश्न का आप लोग सही ऑप्शन का चयन करिएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर तीसरा। अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर चौथा दिया है इसमें कि रचनावादी भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावादी भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन दिया है भाषण देने वाले की, दूसरा दिया है कि अनुशासनकर्ता की, तीसरा इसमें दिया है सहायक व मार्गदर्शक की, चौथा दिया है इसमें परीक्षक की। तो रचनावादी भाषा शिक्षण में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए या फिर क्या होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न दिया है इसमें कि पठन कौशल के विकास का प्रथम चरण है। पठन कौशल की बात करी जा रही है। पठन कौशल के विकास का प्रथम चरण क्या है इसमें। पहला ऑप्शन इसमें दिया है मौन पठन, दूसरा है सस्वर पठन, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें बोध पठन, और चौथा इसमें दिया है आलोचनात्मक पठन। तो पठन कौशल के विकास का पहला चरण पूछ रहा है इसमें, न कि अंतिम या आखिरी चरण पूछ रहा है। इसमें प्रथम चरण की बात करी जा रही है। पठन कौशल के विकास का प्रथम चरण क्या होना चाहिए या फिर क्या होता है। मौन पठन, स्वर पठन, सस्वर पठन, बोध पठन, आलोचनात्मक पठन। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग छठे प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी श्रवण कौशल से संबंधित गतिविधि है। श्रवण मतलब सुनने से तात्पर्य होगा। छठा प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सी श्रवण कौशल से संबंधित गतिविधि है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है निबंध लेखन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कहानी सुनना, तीसरा इसमें दिया है वाक्य निर्माण करना या फिर वाक्य निर्माण, चौथा ऑप्शन इसमें दिया अनुच्छेद पढ़ना। तो निम्न में से कौन सी श्रवण कौशल से संबंधित गतिविधि है। निबंध लेखन, कहानी सुनना, वाक्य निर्माण करना, अनुच्छेद पढ़ना। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो वीडियो का आप लोग पूरा देखिएगा और अधिक से अधिक इसको शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ही आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 7वां दिया है कि भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान होना चाहिए। भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान क्या होना चाहिए। ऑप्शन पहला दिया है 7वें प्रश्न का पृथक विषय के रूप में होना चाहिए या फिर रटने के रूप में होना चाहिए या फिर भाषा के प्रयोग के साथ होना चाहिए, और चौथा इसमें दिया है केवल नियमों के रूप में होना चाहिए।
तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का स्थान क्या होना चाहिए? ऑप्शन पहला दिया है पृथक विषय के रूप में, दूसरा ऑप्शन दिया है रटने के रूप में, तीसरा दिया है भाषा के प्रयोग के साथ, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि केवल नियमों के रूप में। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या स्थान होना चाहिए? तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 7। अब हम लोग 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां प्रश्न इसमें दिया है कि रचनात्मक लेखन का उद्देश्य है। रचनात्मक लेखन की बात करी जा रही है। प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न को मेरे से क्या चाहिए है, उसको किस टाइप का जवाब चाहिए, तो इस बात को आप लोग अच्छे से देखिएगा। रचनात्मक लेखन का उद्देश्य होता है या फिर उद्देश्य है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है शुद्ध वर्तनी, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है कल्पना शक्ति का विकास, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि नियमों का पालन करना या फिर नियमों का पालन, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है उत्तर याद करना। तो रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए, सही ऑप्शन का चयन करिएगा आप लोग। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम लोग 9वें प्रश्न को देख लेते हैं। 9वां प्रश्न इसमें दिया है कि कविता शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। कविता शिक्षण की बात करी जा रही है। कविता शिक्षण में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि क्या है? पहला ऑप्शन दिया है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है रटंत विधि, तीसरा इसमें दिया है अभिनय एवं गायन, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है प्रश्नोत्तर विधि। तो कविता शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि इन चारों में से कोई एक सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। इसको आप लोग जैसे ही समझ में आएगा वैसे उत्तर भी समझ में आ जाएगा कि क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझने का प्रयास करिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक समझ में उतनी बार उसको पढ़ते रहिए। समय का अभाव है तो उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिएगा एग्ज़ाम में। इसमें प्रश्न नंबर 10वां दिया है कि भाषा शिक्षण में त्रुटियां दर्शाती हैं कि भाषा अधिगम में त्रुटियां दर्शाती हैं कि बालक सीख नहीं रहा, शिक्षक सही नहीं है, अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, भाषा कठिन है। तो भाषा अधिगम में त्रुटियां क्या दर्शाती हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग 11 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 इसमें दिया है कि शब्द भंडार, हिंदी शब्द भंडार की बात करी जा रही है। शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन पहला इसमें दिया है शब्दार्थ याद करना, दूसरा ऑप्शन दिया है शब्दकोश रटवाना, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है संदर्भ में शब्द प्रयोग करना या फिर संदर्भ में शब्द प्रयोग, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा अभ्यास। प्रश्न नंबर 11 है शब्द भंडार बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका इन चारों में से क्या होना चाहिए जिससे शब्द भंडार में वृद्धि हो? शब्दार्थ याद करना, शब्दकोश रटवाना, संदर्भ में शब्द का प्रयोग करना या फिर परीक्षा अभ्यास करवाना। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 11। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का 12 नंबर का प्रश्न ये है कि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए उपयोगी है। मौखिक अभिव्यक्ति की बात करी जा रही है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए उपयोगी क्या होना चाहिए, क्या उपयोगी है, इन 4 ऑप्शन में से देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है निबंध लेखन। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में निबंध लेखन उपयोगी है। संवाद एवं वाद विवाद उपयोगी है। श्रुत लेख उपयोगी है या फिर व्याकरण अभ्यास। यानी कि इसमें पहला ऑप्शन दिया है निबंध लेखन, दूसरा है संवाद एवं वाद विवाद, तीसरा है श्रुत लेख, चौथा इसमें व्याकरण अभ्यास। श्रुत लेख से तात्पर्य सुनकर लिखना से हो जाएगा। तो ये तो रहा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं हम। भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है। भाषा शिक्षण में टीएलएम का अर्थ है, पहला ऑप्शन इसमें दिया है शिक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है शिक्षण अधिगम सामग्री, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा प्रणाली। तो भाषा शिक्षण में टीएलएम का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री और चौथा है परीक्षा प्रणाली। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है वो। अब हम लोग 14 प्रश्न को देख लेते हैं। आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा है कि कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है या फिर क्या है? कहानी शिक्षण की बात करी जा रही है, न कि कविता की। तो प्रश्न नंबर 14 का पहला ऑप्शन इसमें दिया है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है नैतिक उपदेश, और तीसरा ऑप्शन दिया है भाषा व कल्पना विकास, और चौथा ऑप्शन दिया है 14वें प्रश्न का समय व्यतीत करना। तो कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा।
तो प्रश्न नंबर 14 हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 आज के इस प्रैक्टिस सेट का दिया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE में बल दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बल दिया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि वार्षिक परीक्षा पे, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल लिखित परीक्षा पे, तीसरा ऑप्शन दिया है इसमें कि सतत आकलन पर, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रश्न नंबर 15 का कि केवल मौखिक परीक्षा पे। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करी जा रही है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी, दोनों में हिंदी पेडागोजी उपयोगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों के लिए। तो इसको स्किप मत करिएगा आप लोग। आज के इस प्रैक्टिस सेट का 16वां प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षा में हिंदी शिक्षक को चाहिए। एक हिंदी शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए या क्या होती है बहुभाषिक कक्षा में। ऑप्शन पहला दिया है केवल हिंदी पे जोर दें, दूसरा ऑप्शन दिया है कि अन्य भाषाओं को नज़रअंदाज करें, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि बच्चों की भाषाओं का सम्मान करें, चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि बच्चों को दंड दें। बहुभाषिक कक्षा में हिंदी शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये रहा प्रश्न नंबर 16। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 इसमें दिया है कि पठन बोध का अर्थ है। पठन बोध का क्या अर्थ होता है या फिर क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है तेज पढ़ना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है शुद्ध उच्चारण, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है अर्थ समझकर पढ़ना, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है कि बिना रुके पढ़ना। पठन बोध का अर्थ पूछ रहा है इसमें। पठन बोध से क्या तात्पर्य होता है। क्या पठन बोध में तेज पढ़ा जाता है, या फिर पठन बोध में शुद्ध उच्चारण करना जरूरी होता है, या फिर पठन बोध में अर्थ को समझकर पढ़ना जरूरी होता है, या फिर पठन बोध में बिना रुके पढ़ना होता है। तो बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी लेखन की पूर्व तैयारी है। लेखन से पहले की तैयारी की बात कर रहा है। निम्न में से कौन सी लेखन की पूर्व तैयारी है। ऑप्शन पहला इसमें दिया है अनुच्छेद लेखन, दूसरा ऑप्शन दिया है चित्र वर्णन, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है अक्षर पहचान, और चौथा ऑप्शन इसमें दिया है निबंध लेखन। प्रश्नों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं हम लोग। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 18 कि निम्न में से कौन सी लेखन की पूर्व तैयारी है। लेखन की पूर्व तैयारी की बात कर रहा है। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही कठिन प्रश्न भी नहीं है, बहुत ही आसान भी प्रश्न नहीं है। हिंदी पेडागोजी से संबंधित ये प्रश्न है। प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है, एक सही ऑप्शन का आप लोग चयन करिएगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। प्रश्न नंबर 19 इसमें दिया है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य होता है। भाषा प्रयोगशाला की बात करी जाती है कि भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या होता है। पहला ऑप्शन इसमें दिया है परीक्षा तैयारी, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है सुनने बोलने का अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है इसमें कि व्याकरण रटाना, और चौथा ऑप्शन इसमें लेखन अभ्यास। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 19। अब हम लोग आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 20, इसको देख लेते हैं। 20वां प्रश्न इसमें कह रहा है कि हिंदी पेडागोजी में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन है, या फिर हिंदी पेडागोजी में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 20वां का पहला ऑप्शन इसमें दिया है केवल लिखित परीक्षा होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल मौखिक परीक्षा होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कि बहुविध एवं सतत मूल्यांकन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 20वां का डी ऑप्शन इसमें दिया है कि वार्षिक परीक्षा। तो हिंदी पेडागोजी में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन क्या है या फिर क्या होना चाहिए। तो ये तो रहा आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी पेडागोजी से हम लोग कुल 20 प्रश्नों को हल किए। अब हम लोग उत्तर कुंजी देख लेते हैं इसमें किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रश्न नंबर पहले की बात करें तो पहले प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, छठे प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। आठवें प्रश्न की बात करें तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 11वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 12वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, 13वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 14वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 15वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 16वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, 17वें का भी सी सही है, और 18वें का भी सी ऑप्शन सही है।
प्रश्न नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है, प्रश्न नंबर 20 का सी ऑप्शन सही है। तो ये तो रहा आज के इस हिंदी पेडागोजी प्रैक्टिस सेट, जिसमें कुल 20 प्रश्नों का हल किए। उत्तर कुंजी को हम लोग देख लिए, उत्तर कुंजी में कुल 20 प्रश्नों में कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये तो रहा आज का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट हल किया, डेली एक प्रैक्टिस सेट हल करने का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।